नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 5 नंबर वाले प्रश्न है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन का PDF आप लोग कहां से प्राप्त करेंगे, वीडियो के अंत तक उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक के सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लॉस की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका एक तालिका दिया हुआ है जिसमें एक तरफ वस्तु की कीमत है और एक तरफ वस्तु की मांग की मात्रा है। इसकी सहायता से आपको वस्तु की मांग की कीमत लॉस की गणना करना है, यानी कि मांग की लॉस को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मांग की कीमत लॉस किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मांग की कीमत लॉस को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग मांग के नियम को तो पढ़े ही होंगे कि मांग का नियम क्या बताता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु के मूल्य में हम लोग वृद्धि करेंगे तो उस वस्तु की मांग की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, और इसी के विपरीत किसी भी वस्तु के मूल्य में हम लोग कमी करेंगे तो उसकी मांग की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये मांग का नियम बताता है। लेकिन मांग के नियम ये नहीं बताता है कि कितना का वृद्धि होगा या तो कितना का कमी होगा। ये कितना का वृद्धि होगा या कितना का कमी होगा, इसकी गणना करने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, तो मांग की लॉज का अध्ययन करते हैं, मांग की लॉज को पढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होती है उसी के माप को क्या कहते हैं, मांग की लॉज कहा जाता है, मांग की कीमत लॉज कहा जाता है। तो यहां से आपका मांग की कीमत लॉज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तरफ आपका वस्तु की कीमत है और एक तरफ वस्तु की मांग की मात्रा है। एक जब आपका वस्तु की कीमत 5 रुपया रहता है तो उसी वस्तु की मांग की कितनी मात्रा, कितनी इकाई मांग की जाती है, तो 20 इकाई मांग किया जाता है। जब वस्तु की कीमत घटा करके 4 कर दिया जाता है तो वस्तु की कितनी इकाई मांग की जाती है, तो 30 इकाई मांग किया जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना का परिवर्तन किया जा रहा है, तो -1 का परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि -1 किया जा रहा है, 1 रुपया घटाया जा रहा है कीमत। तो कितना का वृद्धि हो रहा है मांग की मात्रा में, 10 का वृद्धि हो रहा है। यहां तक क्लियर है आप लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोग मान लेते हैं जो आपका पहले प्राइस 5 रुपया था, इसको मान लेते हैं हम लोग P1। तो P1 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 रुपया दिया हुआ है, और बाद में जो कीमत आपका हुआ 4, इसको हम लोग मान लेते हैं P2, और P2 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 4 रुपया दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जब आपका 5 रुपया कीमत था तो कितनी इकाई की मांग की जा रही थी, तो यहाँ पे आपका 20 इकाई का मांग किया जा रहा था। इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 बराबर आपका 20 दिया हुआ है। बाद में कितनी इकाई की मांग की करने लगी, तो यहाँ पे Q2 बराबर आपका 30 है, तो Q2 बराबर यहाँ पे आपका 30 हो गया। बाद में 30 इकाई की मांग किया जाने लगा। देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना का हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन कितना का हो रहा है, 1 का। क्या पहले 5 था, 1 हो गया घट करके, इसलिए यहाँ पे घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यानी कि कीमत में कितना का परिवर्तन हो रहा है, -1 का परिवर्तन हो रहा है। वहीं देखिए यहाँ पे आपका वस्तु की मांग की मात्रा में कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो पहले 20 था, अब हो गया 30, यानी कि प्लस में जा रहा है, बढ़ रहा है। तो प्लस कितना बढ़ोतरी हो गया, यहाँ पे +10 का बढ़ोतरी हो गया। जब देखिए यहाँ पे जब कीमत में -1 का परिवर्तन होता है तब यहाँ पे वस्तु की मांग की मात्रा में कितने की परिवर्तन होती है, तो +10 का परिवर्तन होता है। और जब वही कीमत के परिवर्तन जो हो रहा है उसी परिवर्तन कीमत को किससे दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, डेल्टा P से दर्शाया जाता है। और कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो -1 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा P बराबर कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको डेल्टा Q से इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। और कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो अभी बताएं कि 10 का परिवर्तन हो रहा है। कितना का, 10 का परिवर्तन हो रहा है। तो डेल Q बराबर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी को यहाँ पे देखिए आपका
लिख लेना है कि P1 बराबर 5 दिया हुआ है, P2 बराबर 4 दिया हुआ है, Q1 बराबर 20 दिया हुआ है और Q2 बराबर आपका 30 दिया हुआ है। और अभी मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया कि डेल P बराबर जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना का हो रहा है, -1 का परिवर्तन हो रहा है। इसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो आपका P2 था, जो बाद में कीमत आपका हुआ था, उसमें से घटा देंगे पहले वाले कीमत को, उसी से क्या निकलता है आपका डेल P बराबर निकलता है, यानी कि परिवर्तन निकल रहा है कि कितना का परिवर्तन हुआ। तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि P2 बराबर यहाँ पे देखिए 4 था, माइनस यहाँ पे P1, तो P1 पहले आपका कितना था, यानी कि प्राइस आपका पहले कितना था, 5 था, उसको घटाना है, तो घटा करके कितना आएगा, -1 आएगा। वही डेल P बराबर -1 मैंने लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डेल Q बराबर उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि बाद में जो परिवर्तन हो करके मांग की मात्रा थी, उसमें क्या करेंगे, जो पहले मांग की जा रही थी उस मात्रा को हम लोग घटा देंगे, यानी कि Q2 में Q1 को घटा देंगे, तो आपका डेल Q आ जाएगा। और डेल Q हम लोगों ने कितना निकाला आपका, यानी कि मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये कितना हम लोगों ने निकाला, तो 10 निकाला। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मांग की कीमत लोच बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेल Q बाय डेल P इंटू P1 बाय Q1, ये होता है आपका मांग की कीमत लोच बराबर आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बैठा देना है फॉर्मूला में। डेल P बराबर हम लोगों ने निकाला कितना, सॉरी डेल Q बराबर हम लोगों ने निकाला कितना निकाला, 10 निकाला, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। डेल P बराबर हम लोगों ने कितना निकाला, -1 निकाला, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए P1 कितना था, 5 था, तो यहाँ पे P1 की जगह 5 लिख देंगे। अब देखिए Q1 बराबर आपका कितना था, तो Q1 बराबर 20 था, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिख देंगे। अब 20 लिख दिए, उस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए। अब इसको काट पीट करेंगे तो 10 से कम 10 एक बार में कटा और 10 गुना 20 आपका यहाँ पे 2 बार में कटा। ठीक है, माइनस का जगह कुछ नहीं है तो माइनस ही यहाँ पर रहेगा, तब कितना हो गया 5/2। ठीक है, तो कितना हो गया 5/2 यानी कि 5 2 बार में, ये 5 2 से कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में कटेगा और माइनस का माइनस रह जाएगा, यानी कि -2.5 आपका आंसर आ जाएगा। ईडी बराबर मांग की लोच बराबर कितना आ जाएगा, -2.5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसका जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो मैं करवाऊंगा, तो वहां पे और अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में आसानी से 5 नंबर उठा सकते हैं। और जो मैथ वाला क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसी से आप लोग आसानी से 5 नंबर उठा सकते हैं। देखिए कितना, एक जरा सा बनाए, कितना बनाए, एक जरा सा इतना बनाए, 5 नंबर उठ गया। और जो 5 नंबर यह लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा ना, एकदम 1.5 पन्ना चढ़ा के लिखिए तब 5 नंबर आपको मिलेगा। तो आसान कौन है, यही ला आसान है ना, तो इससे समझने भी आसानी है, बनाने भी आसानी है और आसानी से नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। इसी पर आधारित आपका मॉडल पेपर ही पर आधारित ही आपका क्वेश्चन रहेगा। और एक ही सेट तो मॉडल पेपर एवे किया है क्या, तो इसी पर आधारित क्वेश्चन वो भी रहेगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन आपका जो कि 5 नंबर का रहेगा। वैसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, आसानी से समझ जाइएगा और आसानी से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद इन दोनों की परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में देखेंगे। इतना आप लोग लिखिएगा, तभी 5 में से 5 मार्क्स, फुल में से फुल आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों की परिभाषा लिख दिया है। आगे इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है फिगर के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं समझिएगा। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग उत्पादन के जितने भी साधन की इकाई से उत्पादन करते थे, उसमें एक अतिरिक्त इकाई के द्वारा जो उत्पादन करेंगे, एक और ले आएंगे, उससे जो उत्पादन होगा उसी को क्या कहेंगे, सीमांत उत्पाद कहेंगे। अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए उत्पादन के साधन आपका क्या क्या होता है, पूंजी होता है, लेबर होता है, कच्चा माल होता है, भूमि होता है, ये सब क्या है आपका उत्पादन के साधन है। चलिए हम लोग यहाँ पे लेबर का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 5 लेबर मतलब लोग, ठीक है, 5 लोग मिलकर के किसी भी वस्तु के 11 इकाई का उत्पादन करे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई लेंगे, यानी कि एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को और लाएंगे हम लोग, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 व्यक्ति मिलकर के अब कितना का उत्पादन करने लगा, तो 14 का उत्पादन करने लगा। कितना का,
14 यूनिट का उत्पादन करने लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 का बढ़ाएं तो कितना का बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग लगाने वाले सोच रहे होंगे सर 5 व्यक्ति मिलकर के कितना का उत्पादन करे थे, 11 का, यानी कि एक व्यक्ति 2.2 का उत्पादन करेगा, तो यहाँ पे 1 बढ़ाएं तो 2.2 बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ जा रहा है। अरे बेवकूफ, एक यहाँ पे समझना, जब सब आदमी का बराबर पावर नहीं होता है, किसी का 2 किलो भात खाने का पावर होता है, मतलब 1 थाली भात खाने का पावर होता है, किसी का 1 प्लेट खाने का पावर होता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग क्षमता होता है ना। ठीक है, मान लेते कि एक नया व्यक्ति जिसको लाए उसका क्षमता 3 होगा तब, ठीक है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एग्जाम्पल से मैंने जो समझाया वो आपको समझना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसका फार्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, एमपी बराबर क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, इसी का मतलब क्या होता है, सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद बराबर क्या होता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टीपीएन का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन, जितना भी टोटल जो जितने भी उत्पादन के साधन जो टोटल था ना आपका 6, तो यहाँ पे इसका टीपी का मतलब 6 हो गया, और एन माइनस 1 यानी कि इससे एक कम से कितना भी उत्पादन हो रहा था, तो 5 से कितना उत्पादन हो रहा था, 11। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बैठा देना है, 6 के द्वारा कितना हो रहा है, 13 और 5 के द्वारा कितना हो रहा था, 11, तब फिर इसी तरह से इसमें बैठाने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो यही हुआ। उसके बाद देखिए अगला है कि औसत उत्पाद। औसत उत्पाद किसे कहते हैं, तो कुल उत्पादन के कुल साधनों की में मूल, यहाँ पे कुल होगा। ठीक है, यहाँ पे कुल होगा, कुल इकाई से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहेंगे, औसत उत्पाद कहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 5 व्यक्ति मिलकर के कितना का उत्पादन कर रहा था, 11 का उत्पादन कर रहा था। ये क्या है, उत्पादन का साधन है, तो 5 इकाई मिलकर के कितना का उत्पादन कर रहा था, 11 का कर रहा था। तो ये 5 इकाई उत्पादन के साधन से जितना उत्पादन हुआ उससे भागा दे देंगे, तो जो भी आएगा उसी को क्या कहेंगे, औसत उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 11 का उत्पादन हो रहा है, कितना मिलकर के, 5 करके, तो 2.2। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, औसत उत्पाद इसी को कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर में ये लिखने को आ सकता है, इस वजह से मैं इतना डिटेल में आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला वही हो गया कि एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन बराबर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बटा नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपका उत्पादन करने के साधन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया कि टोटल कितना उत्पादन हो रहा था, ये 11 यूनिट का उत्पादन हो रहा था। टोटल कितने साधन थे इकाई के, तो कितने इकाई थे, 5 इकाई थे, तो इस प्रकार से 2.2 आ जाता था। ठीक है, चलिए अब इसके बीच संबंध को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक फिगर बना लेना है, जिसमें आपको क्या दर्शाना है, एक फिगर में चाहे तो ये नहीं बनाएंगे तो चलेगा, इसी में इसको दर्शा देना है टोटल प्रोडक्शन को। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ये जो आपका वक्र है ये किसका है, औसत उत्पाद का वक्र है। ये जो वक्र है आपका किसका है, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पाद का वक्र है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो हमें अलग से बनाए हैं, ये जो वक्र है ये वक्र किसका है, ये टोटल प्रोडक्शन का यानी कि जो आपका ये कह सकते हैं टोटल मतलब क्या हो गया, कुल उत्पादन का जो वक्र है ये वाला वक्र है। अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए बच्चों, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। हम इसे निम्न प्रकार से सारांशित कर सकते हैं। पहला क्या संबंध होता है कि जब औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे औसत उत्पाद क्या होता है, देखिए बच्चों ये बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, फिर लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, जो सीमांत उत्पाद होता है इससे ऊपर होता है। यहाँ पे देखिए सीमांत उत्पाद ऊपर है। दूसरा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जब औसत उत्पाद घट रहा होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से नीचे होता है। देखिए यहाँ पे औसत उत्पाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये घट रहा है कि नहीं घट रहा, नीचे आ रहा है मतलब यहाँ पे घट रहा है। तब क्या होता है कि जो औसत उत्पाद होता है वो सीमांत उत्पाद, ये हो गया आपका सीमांत उत्पाद, इससे क्या होता है, ऊपर होता है। यही मैंने बताया ना, औसत उत्पाद क्या और सीमांत उत्पाद क्या होता है, वही कि सीमांत उत्पाद यहाँ पे नीचे है, देख सकते हैं आप लोग, ये औसत उत्पाद से। ठीक है, जब घटता है तब सीमांत उत्पाद नीचे रहता है और औसत उत्पाद ऊपर होता है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि अधिकतम औसत उत्पाद पर सीमांत और औसत उत्पाद एक दूसरे के बराबर होता है। जब अधिकतम औसत उत्पाद होता है, देखिए अधिकतम औसत उत्पाद कहाँ पे है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर, तो यहाँ पे क्या होता है, सीमांत उत्पाद ये एमपी और ये पी दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे इस पॉइंट के बाद दोनों क्या होता है, देखिए इस पॉइंट के बाद ये पहले से ही घटना स्टार्ट कर देता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट के बाद जहाँ पे अधिकतम होता है एपी, उसके बाद ये क्या होता है, एपी भी घटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जहां पे एपी अधिकतम होता है वहां पे क्या होता है, एपी बराबर क्या होता है, एमपी के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, यही इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पूर्व प्रतियोगिता में
एक फर्म का संतुलन की व्याख्या करें। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक कंपनी किस प्रकार से संतुलित होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक फर्म के संतुलन का क्या मीनिंग होता है, क्या उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कि फर्म के संतुलन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो देखिए वह बिंदु अथवा वह अवस्था जिस पर कोई फर्म का मतलब क्या हुआ, कंपनी, ठीक है, जिस पर कोई कंपनी अधिकतम लाभ कमा रही हो उसे उस फर्म का संतुलन का बिंदु कहा जाता है तथा उस अवस्था में उस फर्म का संतुलन कहा जाता है। मतलब कि कोई भी कंपनी जिस बिंदु पर अधिकतम लाभ कमा रही हो, अधिकतम प्रॉफिट ज्ञान कर रहा हो, उस बिंदु को ही क्या कहेंगे, उस कंपनी का, उस फर्म का संतुलन बिंदु कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, एमआर बराबर क्या होना चाहिए, एमसी होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। हिंदी में बोले तो सीमांत आगाम, यानी कि सीमांत आगाम बराबर क्या होना चाहिए, सीमांत लागत होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एमसी की रेखा है वो एमआर की रेखा को ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। दूसरा कंडीशन क्या है, एमसी यानी कि सीमांत लागत की जो वक्र है बच्चों, जो रेखा है वो एमआर यानी कि सीमांत आगम का जो रेखा है, वक्र है, उसे क्या करना चाहिए, नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है किसी भी फर्म के पूर्ण प्रतियोगिता में, किसी भी फर्म के संतुलन के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, इधर आपका उत्पादन को दिखाया गया है, इधर आपका मूल्य को दिखाया गया। ये जो आपका है, ये जो वक्र है आपका, ये जो लाइन है आपका, ये है मार्जिनल रेवेन्यू का यानी कि एमआर का रेखा है। और आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि इसमें जो ए आर होता है एमआर के बराबर होता है और एमआर भी आपका क्या होता है, प्राइस के बराबर होता है। यानी कि जो कीमत होता है बच्चों वो आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगाम के बराबर होता है। और औसत आगाम आपका क्या होता है, मतलब इस सीमांत आगाम के बराबर होता है। मतलब कि तीनों इसमें क्या होता है, औसत आगाम, सीमांत आगाम और कीमत, तीनों इसमें क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जो आपका वक्र बनता है वो एक्स अक्ष के समांतर बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। और एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत, इसका जो वक्र बनता है वो यू आकार का बनता है। शायद आपका क्वेश्चन भी था क्या ऑब्जेक्टिव वाला में कि ये सीमांत लागत का वक्र किस प्रकार से बनता है, तो यू आकार का बनता है। देखिए इस प्रकार से मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन, यहाँ पे देखिए एमसी की रेखा एमआर की रेखा को दो जगह काट रहा है। एक जगह काट रहा है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया E1, और एक जगह काट रहा है यहाँ पे, उसको मैंने नाम दे दिया E, ठीक है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस बिंदु पर कोई भी दो वक्र काटती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वे दोनों वक्र मतलब दोनों ही वैल्यू क्या होते हैं, दोनों वक्र का वैल्यू बराबर हो जाता है। यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एमआर की वक्र यानी कि एमआर का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू एमसी का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन पूरा हो जाए, लेकिन दूसरा कंडीशन यहाँ पे नहीं पूरा। दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए दूसरा पढ़ा कि जो एमसी का वक्र है वो एमआर के वक्र को नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से काटना चाहिए, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। यहाँ पे एमआर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, एमआर इक्वल टू आपका एमसी हो जा रहा है। और दूसरा कंडीशन जो एमसी की जो रेखा है वो एमआर की रेखा को ऊपर जाते हुए काट रहा है। समझ में आ गया होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आपको और आगे लिख देना है कि चित्र में ई बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। यहाँ जो ई बिंदु होगा यहाँ पे E1 होगा, ठीक है, यहाँ पे E1 होगा, ठीक है। E1 बिंदु पर संतुलन नहीं होगा क्योंकि यहाँ केवल एक ही शर्त पूरा हो रहा है, यहाँ पे E होगा, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट उल्टा लिखा गया है, एक ही कंडीशन, यहाँ पे एक ही शर्त पूरा हो रहा है। जबकि ई बिंदु पर फर्म के संतुलन होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्त पूरा हो रहा है। यहाँ पे आपका फर्म संतुलन होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर, ये नीचे से ऊपर जाते हुए भी काटा है, और यहाँ पे एमआर इक्वल टू एमसी भी आपका हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एमआर इक्वल टू एमसी हो रहा था, यहाँ पे आपका दोनों हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर बना करके आप लोग लिख दीजिएगा, 5 में से 5 मार्क्स आपको
मिल जाएगा। चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मैथ का जितना भी क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ा में शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। तो ये मतलब शुद्ध मूल्य वृद्धि से क्या करना है, राशि है कि यहाँ पे गणना करना है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है ये आंकड़ा, देखिए बिक्री आपका कितना है वो दिया हुआ है, तो 200 लाख दिया हुआ है, ठीक है। कच्चा माल आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि कच्चा माल की खरीद आपका कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अंतिम स्टॉक कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जबकि अचल पूंजी का उपभोग कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही आपको यहाँ पे फार्मूला इसका क्या हो जाता है, शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर विक्रय माइनस कच्चे माल का क्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। स्टॉक में परिवर्तन किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए परिवर्तन हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, जो अंतिम था उसमें क्या करते थे, वहां पे जो आपका मांग की लोच निकालें, वहां पे हम लोगों ने देखा ना, जो अंतिम था Q2 था उसमें क्या किए, पहले वाला उसमें घटा दिए, ठीक है। तो वही अंतिम स्टॉक में प्रारंभिक स्टॉक को हटा देंगे तो क्या निकलता है, ये स्टॉक में परिवर्तन निकलता है, ठीक है। उसमें फिर माइनस आपको क्या कर देना है, अचल पूंजी का उपभोग माइनस आपको कर देना है। बस आपको यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देना है। देखिए विक्रय बराबर कितना आपका है, यहाँ पे देखिए सेल बराबर 200 है, तो यहाँ पे सेल की जगह आपको क्या करना है, 200 पुट कर देना है। माइनस था तो कच्चे माल का करे, कच्चे माल का करे यहाँ पे देखिए आपका 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 50 पुट कर देना है। उसके बाद क्या था, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। स्टॉक में परिवर्तन, तो देखिए अंतिम स्टॉक कितना दिया हुआ था आपका, अंतिम स्टॉक 15 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 15 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस था प्रारंभिक स्टॉक, तो प्रारंभिक स्टॉक कितना था, 10 था, तो 10 मैंने लिख दिया है। उसके बाद माइनस उसके बाद कितना था, यहाँ पे अचल पूंजी उपभोग कितना है, तो अचल पूंजी उपभोग आपका 10 था, तो इसको आपको माइनस करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं, क्या कहता है कि ब्रैकेट वाला पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, तो ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, 15 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो प्लस का 5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए -50 और -10, -50 और -10 कितना हो जाएगा, -60, तो -60 लिख दिए, और 200 का था तो 200 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 200 में 60 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 145, तो 145 लाख रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद लाख में ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था शायद कहीं पे कि जो रुपया लेना है वो लाख में लेना है, ठीक है, लाख में रुपये, ठीक है, तो इसका आंसर भी लाख रुपये में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, 1000 में दिया हुआ रहेगा तो 1000 लास्ट में लिख देना, यूनिट जो दिया हुआ रहेगा उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो 145 लाख रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी मैं आपको राष्ट्रीय आय से जितने भी न्यूमेरिकल है उसका भी मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। कुछ आसान है, बहुत हार्ड नहीं है ये सब क्वेश्चन, आसानी से 5 नंबर देखिए कितना लिखे, 4 लाइन लिखे नहीं, 5 नंबर आसानी से उठा लिए, उठाए कि नहीं उठाए। तो इस प्रकार से आप जितना भी देखिए वो जो आपका वो भी मैथमेटिकल का क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे उसमें भी कितना था, आसानी से 5 नंबर आप उठा सकते थे, इतना ही लिखना था। तो सिर्फ समझना होता है मैथ में, आसानी से आप 5-5 नंबर 10 नंबर उठा सकते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि मुद्रा की पूर्ति का क्या तात्पर्य है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मार्गों को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए किसी समय विशेष पर यानी कि किसी निश्चित समय में मुद्रा की पूर्ति कुल मुद्रा की वह मात्रा है जो उस समय विशेष पर चलन में होता है। यह लोगों के पास नगद मुद्रा, नोट व सिक्के के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समय बिंदु पर, यानी कि अभी मान के चलते रात का 10 बज रहा है जब वीडियो में बना रहा हूँ, तो एक निश्चित समय कितना हो गया, 10 बज गया। इस समय लोगों के पास जितनी भी मुद्रा है, भारत की बात करें तो भारत के लोगों के पास जितनी भी मुद्रा है, साथ ही साथ बाजार में जितनी भी चलन मुद्रा है, बैंकों के पास जितनी भी मुद्रा है, तो उन्हीं के कुल योग को क्या कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, ठीक है। इसमें व्यापारिक बैंकों के पास चालू खातों में जमा राशि को भी क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि बैंक के पास, लोग के पास, व्यापारी के पास, सभी के पास मिलाकर के जितने भी मुद्रा है, जितने भी नोट है, जितने भी करेंसी है, सभी के योग को ही क्या कहा जाता है, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, लेकिन एक निश्चित समय में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मार्ग जो परिभाषित किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, भारत में मुद्रा की पूर्ति की
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 4 वैकल्पिक मार्ग परिभाषित किए गए हैं, नामता किए गए हैं। पहला क्या है M1, दूसरा M2, M3 और M4। जो 4 वैकल्पिक ये मार्ग परिभाषित किए गए ना, उसी का नाम क्या है M1, M2, M3, M4। चलिए देख लेते हैं M2, M3, M4 क्या है। तो देखिए जो इस प्रकार से है, देखिए M1 क्या है, M1 बराबर क्या होता है C प्लस DD प्लस OD। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि C बराबर क्या होता है। तो C बराबर क्या होता है कि जनता के द्वारा धारित कागजी मुद्रा एवं सिक्के, यानी कि जनता के पास, मैंने आपको पहले बताया कि मुद्रा की पूर्ति में क्या होता है, जो भारत में जो पूरी मुद्रा जो चलन में है एक निश्चित समय में, यानी कि जो जनता के पास है, बैंक में है, व्यापारी के पास है, उसी सब मुद्रा के योग को क्या कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो C जो है आपका, वो जनता के पास जो मुद्रा है उसी को C से दर्शाया गया है। उसके बाद DD क्या है, बैंकों में मांग जमा खातों में जमा राशियां, यानी कि बैंक में जो जमा राशि है, बैंक में जो जमा नोट है, उसी को DD से दर्शाया गया है। OD जो रिजर्व बैंक के पास पैसा है, नोट है, उसको किससे दर्शाया गया है, OD से दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए M1 बराबर क्या हुआ, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए M2 बराबर क्या होता है, M1 यानी कि ये वाला पूरा प्लस डाक घर बचत बैंक में जमा राशियां। ठीक है, ये M1 के पास जितना हो गया, उसके प्लस जो डाक घर में जमा राशियां हैं, उसी को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, M2 निकलेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए M3 किसे निकलेगा, तो M1 प्लस वाणिज्य बैंकों में निवल अवधि जमा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं वो जो जमा है, प्लस जो M1 यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इसको जो जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा, M3 निकलेगा। ये M3 का माप हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए M4 बराबर क्या होता है, M3, यानी कि जो M3 था इतना जोड़ेंगे, प्लस डाक बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, पर इसमें कंडीशन क्या है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हैं, इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा, M4 निकलेगा। ये 4 वैकल्पिक मार्ग हैं कह सकते हैं, जो RBI के द्वारा ये मुद्रा की पूर्ति को लेकर के परिभाषित किया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि M1 एवं M2 मुद्रा पूर्ति के संकुचित तथा M3 एवं M4 मुद्रा पूर्ति के व्यापक मान समझे जाते हैं। जो M1 और M2 था ना, संकुचित का मतलब हो गया छोटा, ये छोटा मान समझे जाते हैं, जबकि M3 और M4 जो होता है ये मुद्रा पूर्ति का बड़ा मान समझा जाता है। जबकि यहाँ पे M3 मुद्रा पूर्ति के लिए क्या होता है, सर्वाधिक प्रयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है M3 को, और यह आदर्श मुद्रा पूर्ति है जिसे समाज में समग्र मौद्रिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। और जो M3 है उसे समाज में किस नाम से जाना जाता है, समग्र मौद्रिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। तो ये 19 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया बच्चों। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत ही मेहनत करके आपको मैंने ये बताया, अच्छा से समझा करके बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ। रात का 10 बज गया है और मैं आपसे भूख ही रहा हूँ, मतलब आपके लिए भूख रहा हूँ, कारण क्या, अभी तो सो भी सकता था ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, इस वजह से पार्ट 2 बनाया। मन भी नहीं था पार्ट 2 बनाने का, क्योंकि देखते हैं ज़्यादा बच्चे अच्छा से कमेंट ही नहीं करते। ठीक है, कि सर हाँ बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा समझाया औरों की तुलना में। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जो हमारी मोटिवेशन है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ और भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे वहाँ से जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन हो या मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।